तो आज हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट ना। उसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है? ज्यादा नहीं होती। हम लोगों ने एक देखा था ना, एग्जाम्पल देखा था सरल सूक्ष्मदर्शी में कि उत्तल लेंस हमने कितनी फोकस का लिया था। एफ इजिकल टू, सपोज हमने उत्तल लेंस लिया है 5 सेंटीमीटर फोकस का लिया है, राइट ना। और उसकी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी आई थी? 1 प्लस डी बाई एफ। याद है ना आप लोगों को? यही आया था ना आवर्धन क्षमता। अब हमने फोकस ली है 5 सेंटीमीटर की, तो देखिए कितना आवर्धन बढ़ा सकते हैं आप। देखिए सरल करके, डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एफ कितना लिया आपने? 5। तो देखिए कितनी बढ़ गई, 6, ज्यादा नहीं बढ़ी। इस कारण से आवश्यकता पड़ी, आवर्धन क्षमता ज्यादा बढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ी, इन्वेंशन करना पड़ा, और इस प्रकार से बना संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन को बढ़ाया गया। तो यहाँ पर हमने दो उत्तल लेंस लिए गए, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसमें 2 उत्तल लेंस लिए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक उत्तल लेंस जो वस्तु के सामने होगा, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। उसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक जो नीचे आप स्लाइड रखते हैं या वो फूल पत्ती वत्ती रखते हैं जिसको देखने के लिए, तो जहाँ फूल पत्ती उसके सामने का जो लेंस होता है, यानी कहने का मतलब वस्तु के सामने का जो लेंस होता है, वस्तु वाले लेंस को कहते हैं अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। वस्तु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसलिए वस्तु, यहाँ वस्तु रखी है, सपोज यहाँ वस्तु रखी है, तो इसके सामने का जो लेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसका संकेत होगा LO। नोट करते जाइएगा तो आपको इजी रहेगा। इंग्लिश में नाम LO, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिदर्शक लेंस। क्या कहा जाता है? अभिदर्शक लेंस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक है ना, वस्तु के सामने के लेंस को। तो ये एक लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपको वस्तु को क्या करना है? इस लेंस की फोकस से परे रखना है। परे मतलब इसके दूसरे साइड रखना, परे। तो यहाँ पर हमने वस्तु AB दिखाई दे रहा है, चित्र छोटा तो नहीं है, AB वस्तु दिख रही है। हाँ, तो ये वस्तु AB, इसको हमने अभिदर्शक लेंस की फोकस से परे रखा। अभिदर्शक लेंस की फोकस को हमने नाम दे दिया FO। इस लेंस के सारे सिंबल हम उसमें O लगाएंगे। वस्तु की दूरी को UO, प्रतिबिंब की दूरी को VO, फोकस को FO। O मतलब ऑब्जेक्ट के लिए है, वस्तु के लिए है। तो यहाँ, और ये 2 लेंस हैं, तो एक लेंस के प्रकाशीय केंद्र को नाम दे दिया हमने O1। तो इस प्रकार से हमने एक लेंस लिया जो कि वस्तु के, उसके सामने वस्तु रखी रहेगी, इसका नाम हो गया ऑब्जेक्टिव या अभिदर्शक लेंस हो गया। और इसको हमको फोकस के बिल्कुल पास में रखना है। उसका कारण क्या है? फोकस के पास में रखने का कारण है, यानी कि UA के मान, UO के मान को देखिए, लेंस से वस्तु की दूरी को हम क्या कहेंगे? UO। नेगेटिव तो रहेगी ये, तो UO को कम रखना है। M ज्यादा हो उसके लिए वस्तु की दूरी UO कम होना चाहिए। वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी कैसी होनी चाहिए? UO कम होना चाहिए। किसके लिए? आवर्धन क्षमता अधिक मिले। बाद में जब मैथमेटिकल जो रिजल्ट आएगा ना आपका, उसमें ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए UO कम होना चाहिए। और ड्राइंग बनाते समय भी याद रखना है आपको कि वस्तु को फोकस के पास रखना है, अर्थात UO का मान कम करना है, जिससे हमको आवर्धन क्षमता अधिक मिले। ये हो गया केस नंबर 1। ये एक बात होगी आपको नोट। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है,
कि अभिलक्ष्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को फोकस के पास क्यों रखते हैं, किसके लिए रखते हैं, आवर्धन क्षमता अधिक मिले इसके लिए रखते हैं। अब देखिए चित्र तो बिल्कुल सिंपल वही बनता है। दो किरणों के लिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाएगी, ठीक है। अब एक सीधे निकलेगी और दूसरी किरण जो समांतर है ये इसके जो फोकस है इससे गुजरेगी, ये फोकस होते गुजरेगी और इस प्रकार से ये दोनों किरणें अपवर्तित किरणें मिल रही हैं ए डैश पर और इस प्रकार प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है, ए डैश बी डैश, यानी लेंस से ये होगी आपकी वस्तु की दूरी। ये प्रकाश चलने की दिशा में है, वस्तु की दूरी को हम क्या लिखेंगे, वी ओ, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखेंगे, वी ओ, और प्रकाश चलने की दिशा में इसलिए ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अब सिर्फ इतना चित्र को याद रखें आप, मैं एक चीज और बता रही हूँ यहीं पर, ये चित्र को याद रखेंगे तो यही वाला चित्र आपका लेंस सूत्र के लिए काम में आएगा या लेंस सूत्र में यूज होता है। सेम यही चित्र, लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये पूरी ड्राइंग है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए आप, देखिए बिल्कुल मेरी दिमाग में बात, मेरे मतलब आपके दिमाग में मेरी बात याद होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी का जो फर्स्ट पार्ट जो बना है वो लेंस सूत्र का होता है, चित्र होता है लेंस सूत्र के लिए ड्राइंग का। चलिए अपन ये दूसरी चीज भी सीख ली। अब उस पर आते हैं तीसरी चीज की इस लेंस ने वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ पर जो दूसरा लेंस होगा, ये जो दूसरा लेंस यहाँ पर होगा उस लेंस को कहा जाता है नेत्र लेंस, क्योंकि ये होगा नेत्र के सामने, यहां से हम देखेंगे इस साइड से, ये बन गया, ये आपके सामने होगा। आपने देखा ना सरल, आप जो लैब में यूज करते हैं तो वहां पे देखा ना, ऊपर से देखते हैं नीचे एक लेंस रहता है, ऊपर से देखते हैं दूसरे लेंस जो आंख के पास रहता है, क्रॉस वायर भी लगे रहते हैं, है ना। तो ये दूसरा लेंस हो गया, इसका नाम हो गया LE, आई लेंस, नेत्र लेंस, और इसके प्रकाशीय केंद्र को क्या नाम दे दिया, O2। तो पहले लेंस ने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, इस लेंस की फोकस FE के अंदर बन रहा है। अब इस लेंस के लिए A डैश B डैश जो है वो क्या होगी, वस्तु। तो यहाँ पर देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का पार्ट आ गया, अब इधर का पूरा भूल जाइए आप। अब यहाँ पर ये दूसरा पार्ट पे देखिए, ये इसके लिए ये क्या होगी, वस्तु। अब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच है, तो इधर जो किरणें निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, फैली होगी, राइट। तो आपको फैली कैसे बनाना, देखिए कैसे बनाइए आप, एक किरण को प्रकाशीय केंद्र से सीधा पास करिए, बिल्कुल ये बिना विचलित हुए निकल गई। अब दूसरी किरण जो होगी आपकी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर, तो किससे पास होगी, ये फोकस से, देखिए इतनी काफी दूरी पर फोकस है, इसका फोकस भी काफी दूरी पर रहेगा, ये फोकस से पास होगी, यानी फैली हुई निकलना चाहिए आपकी ये किरणें। चित्र बनाना सीखिए आप, इधर जो किरणें आपको कैसी फैली हुई बनाना है, तभी तो पीछे बढ़ाने पर मिलेगी। अब इसको आप क्या करिए, पीछे बढ़ा दीजिए डैश 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 करके, और वो जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को नाम दे दीजिए A डबल डैश, A डैश यूज कर चुके हैं, तो उस बिंदु को क्या नाम दे दीजिए, A डबल डैश। और अब यहाँ पर इसको मुख्य अक्ष पर सीधा मिला दीजिए, लंब बना दीजिए, तो ये आपका बन गया अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल इमेज। अब क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे, इस लेंस को आगे पीछे सरकाएंगे, ये वाला लेंस आप करते प्रैक्टिकल देखा ना, आप ऊपर नीचे करते हैं, तो इस लेंस को या इस नली को, ये लेंस जिस नली में लगा है उसको आगे पीछे सरका कर जब प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा तो वो स्थिति होगी D, कैपिटल D, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो नेत्र नलिका कहते हैं, ये वाला लेंस जिस नली में लगा होगा उसको क्या कहेंगे, नेत्रिका नली।
तो नेत्रिका नली को आगे पीछे सरकाकर अंतिम प्रतिबिंब को हम कहाँ बना लेते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बन गया है, यहाँ से दिख रहा है, ये नीचे साइड दिखेगा, ये प्रतिबिंब दिख रहा है, ये वाला देखिए, इसमें देखना प्रतिबिंब दिख रहा है लाइव में। हाँ दिख रहा है। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है ये बन गया आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये भी नेगेटिव होगी, याद रखें। तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब, बहुत आसान है, समझ में आया? ये जो इसका जो प्रतिबिंब बना, पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए वो क्या हो गया? वस्तु। अब इस प्रकार से अंतिम प्रतिबिंब को हमने कहाँ बना लिया है? कैपिटल डी पर बना लिया। तो ये आपका पूरा चित्र हो गया, ड्राइंग होगी। केस फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद में केस सेकंड में क्या आएगा? प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है? अनंत पर। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये आप लोग बना सकते हैं ना। अब मैं इसके बाद में बता रही हूँ प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए ड्राइंग बनाती हूँ। ठीक, ओके। अब यहाँ ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? पहले लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है, कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है? ये वाला A डैश B डैश। ये इस लेंस की फोकस पर बने। ये कहाँ बने? प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? इस लेंस की फोकस पर। तो ये इसको, इस पॉइंट को आप FE नाम दे दो, जहां ये प्रतिबिंब बन रहा है। पहले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो इस लेंस की फोकस पर बन रहा है। तो अब यहाँ पर फोकस यहाँ होगी इसकी, देखिए लगभग ये दूरी दोनों समान होना चाहिए। तो अब चित्र थोड़ा बदल जाएगा। एक किरण जो है ये आपकी सीधे जा रही है, प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए निकल रही है, ये चल रही है। दूसरी किरण ये फोकस से जाएगी, यहाँ से मिला दीजिए, ये देखिए, ये मिला दीजिए। दोनों किरणें कैसी हैं? अपवर्तन के पश्चात कैसी निकल रही है? समांतर। पीछे बढ़ाइए इसको, समांतर किरणें हैं। समांतर किरणें कहाँ पर मिलेंगी? ये अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। तो दोनों केस के चित्र आप सीख सकते हैं आराम से। बस ये करना है, जब प्रतिबिंब को डी पर बनाना है तो ये जो पहले ने प्रतिबिंब बनाया है वो इसकी फोकस के अंदर बनाइए। राइट, थोड़ा सा आप बिल्कुल समझ लीजिए, माइनरिटी क्या, बिल्कुल छोटी सूक्ष्म बात क्या है। इसने जो प्रतिबिंब बनाया इस लेंस की फोकस के अंदर बनाइए। फोकस के अंदर बनाएंगे तो इधर जो किरणें निकलेंगी वो कैसी मिलेंगी? फैली, पीछे मिलाने पर ये मिलेंगी और अंतिम प्रतिबिंब मिलेगा। और जब प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना है तो इस लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो इस लेंस की फोकस पर बनना चाहिए। अब ये वाली दूरी UE और FE क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो उस समय यहाँ जो किरणें निकलेंगी कैसे निकलेंगी? समानांतर किरणें निकलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। तो ये दोनों केस आपने सीख लिए। अब ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी, एक चीज और ऑब्जेक्टिव याद रखिए, ये दोनों लेंस जो है इनके बीच की दूरी कहलाती है नलिका की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई कहलाती है। हम लोग जब आवर्धन क्षमता निकालेंगे दोनों केस में, उस समय में हम लोग इसकी नलिका की लंबाई निकालना भी मैं वापस चित्र बना के सिखाऊंगी। तो ये क्या होगी? दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी नलिका की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ओके ले लिया आपने। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला लेंस है, इसमें दो लेंस थे। मैं एक मिनट थोड़ा सा आपको चित्र भी बताती हूँ, इसकी आप संरचना बताती हूँ। ये होगी आपकी ड्राइंग। अब उसके बाद में बताती हूँ आपको संरचना। इसकी संरचना किस टाइप की होती है, जो लैब में देखे हुए हैं आपने। ठीक है, ये तो किरण आरे सीखा आपने, लैब में जो देखा हो उसकी संरचना देखिए कैसी होगी। यहाँ पर एक नली होगी, बेलनाकार धातु की नली होगी। यहाँ पर एक देखा ना, धातु का रहता ना वो पूरा बेलनाकार धातु का। यहाँ पर एक लेंस लगा होता है जिसके सामने आप फूल पत्ती स्लाइड रखते हैं, छोटी सी चीज रखते हैं जिसको आपको स्पष्ट देखना है। तो ये होगी यहाँ पर वस्तु के सामने का लेंस। मैंने अब भी बताया था, यहाँ पे ये कहलाता है अभिदर्शक लेंस कहलाता है, ये वस्तु के सामने का लेंस। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर
इसके एक सिरे पर अभिदर्शक लेंस लगा है जो वस्तु के सामने होता है, दूसरे सिरे पर एक दूसरी बेलनाकार नली फिट होती है जिसका व्यास ज्यादा है, इसकी डायमीटर कैसी है, ज्यादा है इसकी डायमीटर, और ये यहाँ पर स्क्रू की सहायता से ये कसी हुई रहती है, और इस स्क्रू की सहायता से हम नेत्रिका नली को आगे पीछे कर सकते हैं, और इस प्रकार से दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदल कर प्रतिबिंब को स्पष्ट बना सकते हैं। आपने प्रतिबिंब को स्पष्ट देखना है तो आप करते हैं ना ऊपर नीचे ये नली को स्क्रू गेज की सहायता से, तो स्क्रू गेज की सहायता से हम नली को आगे पीछे सरका सकते हैं। उसको कहा जाता है दंड चक्री व्यवस्था। क्या कहा जाता है, दंड चक्री व्यवस्था या रैक पिनियन व्यवस्था, रैक पिनियन व्यवस्था। ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव पर्पस से, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, रैक पिनियन व्यवस्था या दंड चक्री व्यवस्था। अब वस्तु के सामने का लेंस अभिदर्शक लेंस है, इधर से आप अपनी आंख जो है उसे रखते हैं, आंख को रखकर देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो है इस लेंस को इसलिए कह दिया जाता है आई लेंस या नेत्र लेंस, आई लेंस या नेत्र लेंस कह दिया जाता है। अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं कितने लेंस है, दो लेंस है, अभिदर्शक लेंस और नेत्र लेंस। पहला जो लेंस है उसकी फोकस कम ली जाती है, ठीक है ना। अभिदर्शक लेंस की फोकस, ये एफओ कैसा होता है, पहले लेंस की फोकस, अभिदर्शक लेंस की फोकस कम लेते हैं और नेत्र लेंस की फोकस ज्यादा लेते हैं। बट नेत्र लेंस की जो फोकस है, नेत्र लेंस एफ ई की फोकस ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। नेत्र लेंस एफ ई की फोकस अभिदर्शक लेंस की फोकस से थोड़ी बहुत ज्यादा हो। अभिदर्शक लेंस की फोकस से थोड़ी ज्यादा हो, ज्यादा नहीं, ज्यादा मतलब ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ी ज्यादा हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों का अंतर निकाला जाए, आई लेंस यानी नेत्र लेंस की फोकस ज्यादा होती है और एफओ कम होती है, लेकिन इनके बीच यदि माइनस किया जाए तो अंतर कम होना चाहिए। ये किसके लिए, आवर्धन अधिक होने के लिए। ये किसके लिए शर्त है, आवर्धन अधिक कम होना चाहिए। इससे क्या होता है, आवर्धन अधिक प्राप्त होता है, आवर्धन अधिक होता है, आवर्धन क्षमता अधिक होती है, ठीक है, आवर्धन अधिक प्राप्त होता है। तो ये याद रखिए आप लोग कि नेत्र लेंस की फोकस, अच्छा फोकस और साथ में द्वारक भी बोलते हैं। द्वारक मतलब खुला भाग। ये जो खुला भाग है ना जिससे हम देखते हैं, जितने भाग से प्रकाश एंट्री करता है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, द्वारक। ये याद रखिए अंतर में भी काम में आएगा ये द्वारक। तो यहाँ पर क्या है आपका, अभिदर्शक लेंस की फोकस और द्वारक दोनों के लिए लिख लीजिए। अभिदर्शक लेंस की फोकस व द्वारक कम होना चाहिए। नेत्र लेंस का फोकस और द्वारक यानी खुला भाग, द्वारक यानी समझ गया ना, जहाँ से प्रकाश क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस और द्वारक कम होना चाहिए। नेत्र लेंस का फोकस और द्वारक अभिदर्शक लेंस की तुलना में अधिक होना चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इससे हमको अधिक आवर्धन प्राप्त होगा। तो ये संरचना इस प्रकार की रहती है। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी, अभी मैंने बताया था, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, नलिका की लंबाई। क्या कहलाती है, नलिका की लंबाई कहलाती है। तो ये होगी संरचना, है ना। कितने इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब कितने होते हैं, दो होते हैं। पहले का व्यास कम होता है, दूसरे का ज्यादा होता है। पहला लेंस जो वस्तु के सामने का अभिदर्शक लेंस कहलाता है, इसकी फोकस और द्वारक कम होते हैं। और दूसरी नली के दूसरे सिरे पर जो लेंस लगा रहता है, जो आंख के सामने का होता है, नेत्र लेंस कहलाता है, उसकी फोकस और द्वारक कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, राइट ना।
तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो गया और ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी हो गया कि किसकी सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस की फोकस कम होती है, नेत्र लेंस की कम होती है या अभिदर्शक लेंस की फोकस कम होती है? किसकी फोकस कम होती है? अभिदर्शक लेंस की फोकस कम होती है। यदि मान लो इन दोनों लेंसों की फोकस के बीच अंतर कम ना होकर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? उस समय में क्या होगा? यदि अंतर ज्यादा है तो उस समय में ये सूक्ष्मदर्शी जो है वो सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य नहीं करेगा, बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, अधिक अच्छे से आवर्धन मतलब करेगा नहीं, वो कहना चाहिए दूरदर्शी बन जाएगा वो। यही ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये आज आप इतना ड्राइंग बनाना सीखिए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करिए, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, वापस मैं ड्राइंग बना के रखूंगी और आवर्धन क्षमता हम लोग कल निकालेंगे इसकी यौगिक सूक्ष्मदर्शी की। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।